Hi everyone, welcome to EduTap. So in this video, we are going to discuss about complete roadmap for your RBI Grade B 2026 preparation. तो बहुत सारे लोग अभी 2025 देने के बाद 2026 की तैयारी करना चाहते हैं या कुछ लोग फर्स्ट टाइम 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दिखाऊंगा कि कैसे बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर कर आप अगले आने वाले टाइम में इस एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिर्फ 30 मिनट ये वीडियो को देखना है। आपको आरबीआई के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो शायद आप ढूंढते ढूंढते घंटों लगा देंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आरबीआई क्यों एक मुश्किल एग्जाम है क्रैक करना, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ। देन इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसके बाद वी विल डिस्कस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, and then what could be a good timetable for RBI Grade B 2026, where I would be telling you timetable, a kind of week wise in which you will be doing different components. तो आगे जाने से पहले सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ यू आर न्यू टू आरबीआई, you should download this RBI Manager Guidebook which is available for free at zero cost. इसमें आपको आरबीआई के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सैलरी, प्रमोशंस, हायरार्की, डिपार्टमेंट्स एंड ऑल दैट। प्रिपरेशन के एंगल से भी आपको इसमें पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, एंड यू विल आल्सो गेट द फ्री लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड सोर्सेज विच यू कैन यूज इन केस यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन। सो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए। द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले रियलिटी चेक की बात करते हैं कि वाई आरबीआई इज काइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और काफी लोग इसका नाम सुनते ही डर क्यों जाते हैं। आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम किसी भी एंगल से आसान नहीं है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पैटर्न मतलब अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूं तो बहुत अनसर्टन है, कंपटीशन बहुत हाई है, सक्सेस रेट अराउंड अबाउट 0.1% है इस एग्जाम में। सिलेबस ह्यूज है, ऐसा नहीं है कि आप एक दो महीने में कर सकते हो। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट हैं, लॉट ऑफ क्रैमिंग इज रिक्वायर्ड, वैकेंसीज आर लो, जस्ट बिलो 100, कट ऑफ्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो सारे फैक्टर्स आपके अगेंस्ट ही हैं, देयर इज नथिंग विच इज इन नो फेवर ऑफ यू, एंड दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब। जिस चीज को हम आसानी से नहीं पा सकते हैं उसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। और सबसे ज़रूरी चीज़ इन सभी फैक्टर्स को अगर आप एकोमोडेट करना चाहते हैं, दैट इज़ यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। ट्रस्ट मी, you have to start early. You have to give yourself time to absorb the impact of all these factors. कंपटीशन हाई है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टाइम चाहिए। सिलेबस ज़्यादा है तो अच्छे से कवर करना पड़ेगा, टाइम चाहिए। करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, टाइम चाहिए। वैकेंसीज कम है तो अगेन टॉप 100 में आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ टू द पॉइंट भी पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन भी करनी पड़ेगी, टाइम चाहिए। तो टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और इसके साथ टाइम तो चाहिए, एक इंटेंट चाहिए कि मुझे ये करना है। बस वो इंटेंट नहीं होगा तो आप ये नहीं कर पाएंगे। फिर आप टाइम तो ले लेंगे बट टाइम को आप यूज नहीं कर पाएंगे। सो टाइम प्लस इंटेंट वुड बी द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इफ यू वांट टू स्टार्ट योर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन। और इसके बीच और भी चीज़ें होती हैं जो हमारी प्रिपरेशन को बिल्कुल डिरेल कर देती हैं। सबसे पहले, क्या ये एग्ज़ाम रेगुलर है? काफ़ी लोगों को यही डाउट होता है, इस साल तो नहीं होगा, इस साल तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए एग्ज़ाम 2012 से तो मैं देख रहा हूँ, पिछले 13 साल से हर साल हो रहा है एक्सेप्ट इन द कोविड ईयर। तो दो देर इज नो रेगुलर फिक्स कैलेंडर बट इट इज हैपनिंग एवरी ईयर, दैट इज हाउ दिस एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड। ये आपको पहले से नहीं बताएंगे क्या डेट है। तो अब आप सोच लीजिए कि ये रेगुलर है या नहीं है, ट्रेंड को देख लीजिए। बट अगर ये एग्जाम को क्रैक करना है, यू वुड हैव टू स्टार्ट नाउ। आप वेट नहीं कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन जब आने वाला होगा तब तैयारी करेंगे, तब आप ऑलरेडी बहुत पीछे हो जाएंगे। एंड दैट आई थिंक when the notification is about to come or has come, it will be the time to prepare for next year, not this year. ठीक है, तो ये बहुत सही टाइम है। और अगर आप इस एग्जाम को वाकई में क्रैक करना चाहते हो, जो सारे मैंने आपको फैक्टर्स यहाँ पे बताए, इनको टैकल करना चाहते हो, एकोमोडेट करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्लैरिटी लाओ कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। अगर आप इस एग्ज़ाम को 5 एग्ज़ाम्स और साथ में दोगे
तो इस पे आप फोकस ही नहीं कर पाओगे, इसको आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाओगे। तो ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वाकई आप इस एग्जाम को प्रायोरिटी 1 देते हैं, देन ओनली यू शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। दूसरा, तैयारी करने से पहले ही यू शुड go through the syllabus 15 to 20 times. You should be able to remember it by heart। और हर चैप्टर, हर कंपोनेंट शुरू करने से पहले पास्ट ईयर पेपर्स देखें। पास्ट ईयर पेपर से बहुत सारा आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कितना डिफिकल्टी लेवल रहता है, करंट आते हैं या स्टैटिक आते हैं। तो पास्ट ईयर पेपर्स को बार बार जितनी बार हो सके उतनी बार रेफर कीजिए। और डे 1 से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिए। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है? एडिटोरियल पढ़ना है, फैक्ट्स को नहीं रटना है, एडिटोरियल पढ़ना है, ओपिनियन बनानी है। ये 3 बेसिक चीजें हैं, इन पे अगर काम करोगे तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो जितना मर्जी पढ़ लो, आप प्रिपरेशन राइट वे में एफर्ट तो लगाओगे बट सही दिशा में नहीं लगा पाओगे। तो इन 3 चीजों को सबसे पहले करो, इसको अपने रूटीन में एम्बेड करो, तभी जाके जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो आपको फायदा करेगा। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट द पैटर्न इन ब्रीफ। तो इस एग्जाम का जो पैटर्न है 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 इज क्वालिफाइंग। फेज 1 आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर मेरिट बनती है। तो अब हम तीनों का एक एक कर कर इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। पहले हम फेज 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो फेज 1 का जो पैटर्न है उसमें बेसिकली 4 सेक्शन आते हैं, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। जीए में 80 क्वेश्चंस है, रीजनिंग में 60 और इंग्लिश और क्वांट में 30 क्वेश्चंस है। टोटल देयर आर 200 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज अ 1 मार्क, टोटल द पेपर इज वर्थ 200 मार्क्स। और टोटल टाइम 120 मिनट्स होता है, बट यू cannot use it as at your own discretion. There is a composite time, but this is divided into sectional timings. रीजनिंग में 45 मिनट्स मिलेंगे, बाकी तीनों सेक्शंस में यू विल गेट 25 मिनट्स ईच, विच मींस यू कैन यूज ओनली दिस मच टाइम इन दीज सेक्शंस। आप एक सेक्शन का टाइम दूसरे सेक्शन में नहीं यूज कर सकते हो। फेज 1 एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आपको 2 क्राइटेरियाज को क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। ईच ऑफ दीज सेक्शंस विल हैव अ सेक्शनल कट ऑफ विच यू हैव टू क्लियर, एंड दिस सेक्शनल कट ऑफ विल वैरी। That will be decided by RBI. Each year it will vary depending upon the difficulty level of the paper. Apart from sectional cutoffs, there is an overall cutoff which again you need to clear. This overall cutoff will also vary and this will also depend upon the difficulty level of the paper. तो sectional plus overall cutoff दोनों आपको clear करनी पड़ेंगी। और पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4। तो इसमें आप तुक्के अवॉइड कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग से कई बार ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं एंड व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू कट ऑफ आप उसके नीचे आ जाते हैं। तो ये तो सारा फेज 1 का पैटर्न हो गया। और जो लोग बैंकिंग से हैं, ठीक है, काफ़ी लोग बैंकिंग से होंगे या फिर काफ़ी लोग एसएससी से होंगे, मैं उनको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो क्वांट रीजनिंग का लेवल है दैट इज़ बिट डिफरेंट। बैंकिंग में प्री से काफ़ी हाई आता है, मेंस लेवल का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आएगा। एसएससी वालों का प्री हो या मेंस हो, उससे काफ़ी अलग क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश देखकर ये मत सोचिए कि हमने तो ये पढ़ा हुआ है। हमने बेसिक्स पढ़ रखे हैं, बट जिस लेवल का एग्जाम में आएगा उसके लिए आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब हम सब्जेक्ट वाइज रोड मैप डिस्कस करते हैं। फेज 1 में मैंने बताया 4 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। तो एक एक कर कर सारे सब्जेक्ट्स का हम रोड मैप यानी कि स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। अब क्वांट की बात करें तो क्वांट में आपको एग्जाम में 25 मिनट में 30 क्वेश्चंस मिलते हैं। इज इट पॉसिबल टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस इन 25 मिनट्स? द आंसर इज नो। ये कोई बेसिक क्वेश्चंस नहीं है कि बस पढ़ा, फॉर्मूला डाला और हो गए। एप्लीकेशन बेस्ड लेंदी क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस 25 मिनट में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे क्वांट की कट ऑफ दिखाऊं, ठीक है, तो पहले तो ये 7.5 ही जाती थी काफ़ी साल तक। इस साल लेकिन जनरल में कट ऑफ 9 नंबर गई है। 9 नंबर आपकी कट ऑफ गई है। तो बेसिकली ये जो 30 मार्क्स इसका टोटल वेटेज था, इसका 30% कट ऑफ यानी कि 9 नंबर कट ऑफ गई है। तो ठीक है, कट ऑफ इस बार बड़ी है। 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था,
लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द रेंज चली गई है, तो अभी भी मैं बोलूंगा कि आपको टारगेट रखना है 10 से 12 मार्क्स आउट ऑफ 30। और अगर आप क्वांट में अच्छे नहीं हो तो इससे ज्यादा तो आप सोचना भी मत। जिसका नेचुरली क्वांट अच्छा है वो शायद ले आएगा 15 या 20, उसको फिर ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है, आप सिर्फ यही मार्क्स टारगेट करो ताकि आपकी कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो सिलेबस में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप वीडियो को पॉज कर कर ये सारे चैप्टर्स के नाम नोट कर सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, बट क्या आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं, क्या आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं? नहीं, क्योंकि जैसा मैंने लॉजिक समझाया कि आपको 10 से 12 मार्क्स लाने हैं, तो मेरे हिसाब से सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना टाइम होता है। अगर आप कुछ चैप्टर्स को अच्छे से कर लें और उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, उन पे डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, तो ये 10 से 12 नंबर आपके शायद 60 से 70% चैप्टर्स पढ़ के ही आ जाएंगे। एग्जाम में वैसे भी आप सारे चैप्टर्स तो पढ़ नहीं पाओगे, सारे चैप्टर्स तो आप पढ़ नहीं पाओगे एग्जाम में, सॉरी चैप्टर्स बोल गया, क्वेश्चंस। मैंने बोला 25 मिनट में 30 क्वेश्चंस आएंगे, आप ये 25 मिनट में सारे क्वेश्चन पढ़ नहीं पाओगे। तो अच्छा है कि आप पहले ही सेलेक्टेड टॉपिक्स करके जाओ और उन्हीं के क्वेश्चंस पढ़ो, उन्हीं को सॉल्व करो, क्योंकि आप उसमें एक अच्छा होल्ड बना के जाएंगे। तो मेरे हिसाब से प्रायोरिटी टॉपिक्स ये होने चाहिए: टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंटरेस्ट मतलब एस आई एंड सी आई, और एक क्वांटिटी कंपैरिजन भी आजकल आता है, ठीक है। ये बस एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, वैसे फंडामेंटल्स तो बाकी चैप्टर्स के ही यूज होंगे। तो ये 9-10 चैप्टर्स आप करके जाइए, और जैसा मैंने बोला इस पे बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिए, क्वांट पे बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए, डिफरेंट वैरायटी के कीजिए। सेक्शनल टेस्ट देने का ये फ़ायदा है कि नॉलेज के साथ साथ आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है, एंग्जाइटी मैनेज करनी आ जाती है। क्वेश्चंस कई बार हम गलत उठा लेते हैं, तो उनको एक विद इन अ टाइम फ्रेम हमें छोड़ना होता है, वो हम सीख जाते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। और ये क्वांट की किताब है जो आप यूज़ कर सकते हो। अरुण शर्मा की किताब आती है क्वांट पे, कैट के लिए किताब है पर ये आरबीआई के लिए भी वैलिड है, आप इसको आराम से पढ़िए। और इसमें लेवल 1, 2 और 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए जिस लेवल तक आप सॉल्व कर पाएंगे, 1 और 2 तो करना ही करना है। 3 लेवल वाले क्वेश्चन थोड़े से एग्जाम टाइप से अलग हैं, ठीक है। तो वो आई थिंक जो मैंने बोला वही, कि आप कोई टेस्ट सीरीज लेके सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको वहां पे एक्चुअल एग्जाम टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये क्वांट की स्ट्रैटेजी होगी। अभी हम रीजनिंग की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। रीजनिंग आपका 60 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 60 नंबर का आता है। और रीजनिंग के अगर आप सिलेबस की बात करें तो ये सारे चैप्टर्स आप वीडियो पॉज कर कर ये सारे चैप्टर्स की लिस्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये रीजनिंग का सिलेबस है। बट पॉइंट ये है कि क्या मुझे सारे चैप्टर्स करने हैं? यहाँ पे भी मैं सेम ही लॉजिक बताऊंगा आपको। यहाँ पे 45 मिनट्स मिलते हैं और 60 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। क्या आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे, पढ़ भी पाओगे? द आंसर इज नो, ठीक है। और रीजनिंग में भी जो कट ऑफ है आपकी 18 नंबर गई है इस बार, ठीक है। और ये बहुत देर के बाद बढ़ी है, मुझे नहीं लगता कि अब ये अगली बार इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, अनलेस एंड अनटिल पेपर बहुत आसान आ गया। तो मैं अगर 20 से 25 का टारगेट रखता हूँ, इट इज़ सेफ फॉर मी, राइट? इट इज़ सेफ फॉर मी, आई एम अबव द कट ऑफ एंड आई एम स्कोरिंग इवन हायर देन दैट, सो दैट आई कैन क्लियर माई ओवरऑल कट ऑफ। तो यहाँ पे जब आपका टारगेट 20 से 25 है 60 में से, आपको सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ चैप्टर्स कर लीजिए, ठीक है। वैसे रीजनिंग में होता क्या है, 60 में से 30 नंबर के पजल्स आते हैं, पजल्स और सीटिंग, और 30 नंबर के मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं। तो मैं सुजेस्ट करूंगा पहले आप इसको कर लें, मिसलेनियस टॉपिक्स को। पजल्स को मैं इसलिए नहीं बोल रहा पहले करने के लिए, बिकॉज पजल्स काफ़ी रिस्की हैं। एग्जाम में कई बार आप पजल उठा लेते हैं, पहले 15 मिनट पजल पे लगा देते हैं, पजल सॉल्व नहीं होता है, तो 15 मिनट भी गए और नंबर भी ज़ीरो आए, तो काफ़ी पैनिक हो जाता है और बचे हुए टाइम में भी आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो पजल्स को एग्जाम में ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं सॉल्व करना है, अनलेस एंड अनटिल बाकी क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे हैं। तो इन मिसलेनियस टॉपिक्स में ये वाले टॉपिक्स मैं बोलूंगा प्रायोरिटी पे: ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म,
रिवर्स सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, इनक्वालिटी, और आप इसमें ऐड कर लें क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत सारे फर्दर चैप्टर्स होते हैं जो मैंने आपको यहाँ सिलेबस में दिखाए थे, ये वाले सारे। स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सारे चैप्टर्स हमें करने हैं। ये सारे चैप्टर्स हमें करने हैं क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। तो ये चैप्टर्स आप प्रायोरिटी 1 पे रखिए। उसके बाद टाइम जब मिले तो प्रायोरिटी 2 में आप पजल्स और सीटिंग भी कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में पहले ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर पजल्स पे आना, ताकि टाइम पजल पे वेस्ट ना हो जाए। और रीजनिंग में भी जैसा मैंने क्वांट में बोला था, सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट में बिल्कुल एग्जाम टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एक तो, और दूसरा टाइम मैनेज करना आ जाएगा, एग्जाइटी मैनेज करनी आ जाएगी, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे विद इन दैट सेक्शनल टाइम, आपका पेपर अच्छा ही नहीं होगा। और ये रीजनिंग की बुक है, एक आर एस अग्रवाल है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पे, और एक अरुण शर्मा है जो लॉजिकल रीजनिंग पे है। अगेन ये कैट के लिए है बट आरबीआई के लिए भी वैलिड है। तो ये दोनों किताबें आप पढ़ लेना। तीसरी किताब अरुण शर्मा, मैं क्वांट के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ। रीजनिंग का एक चैप्टर है इनइक्वालिटी, वो आपको इस किताब में मिल जाएगा, क्वांट की किताब में, वो रीजनिंग की किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग की स्ट्रैटेजी हो गई। नाउ इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की बात करें तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश ग्रामर बेस्ड है मेनली। उसमें आपको क्वेश्चंस तो आएंगे एरर स्पॉटिंग पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे, क्लोज टेस्ट पे, रीअरेंजमेंट पे, बट जो ये क्वेश्चंस आते हैं, ये इन फंडामेंटल्स पे बेस्ड होते हैं जो आपके ग्रामर के होते हैं। टेंस हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। तो ये हमें अगर ग्रामर अच्छे से आती है तभी हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हमारी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी है तो हम कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, पैराजम्बल्स और डबल फिलर्स कर पाएंगे, और वोकैबुलरी बेस्ड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें अच्छी होना, आई थिंक दैट इज नेचुरल टू समबडी बेस्ड अपॉन योर अपब्रिंगिंग एंड योर स्कूलिंग। अगर आपकी ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट अप इन लेस टाइम। ठीक है, 25 साल के हो और ग्रामर इंप्रूव करना चाहते हो, बहुत डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा। तो मैं इंग्लिश में जनरली ये सजेस्ट करता हूँ दैट यू गो बाय रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है आप बहुत सारे मॉक्स दीजिए। मॉक्स में देखिए क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं। मॉक्स में देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को समझिए, उन पे और प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कीजिए कि आप अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो मॉक्स के थ्रू ही इंप्रूवमेंट करना है। ग्रामर पढ़कर इंप्रूवमेंट होना थोड़ा मुश्किल है कम टाइम में। हाँ, अगर आप अच्छा खासा टाइम लगा सकते हैं तो आप ग्रामर सीखने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्रामर सीखनी है तो एक इंग्लिश की रेन एंड मार्टिन आती है, आप ये किताब यूज कर सकते हैं। बाकी पेपर के पर्सपेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश किताब आती है एसपी बख्शी की, और एक वर्ड पार मेड इजी किताब आती है नॉर्मल लुइस की। ये 3 किताबें आप रेफर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। अब हम आते हैं जीए सेक्शन पे, द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन, द मोस्ट ट्रबलिंग सेक्शन। जीए आपका 80 मार्क्स का आता है, और दिक्कत यही है, जीए इज वेरी वास्ट, बहुत वास्ट है, क्रैमिंग है, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कंप्लीट कवरेज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कंप्लीट कवरेज इज नॉट पॉसिबल या कंप्लीट कवरेज इज इम्पॉसिबल। तो हम जीए को पूरा तो करने की सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आप मतलब ये मानो एग्जाम में आपके 80 में से अगर 35 मार्क आ गए, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर, दैट इज द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यू शुड बी सेटिंग। अब जीए में बहुत सारे एरियाज आते हैं जनरल अवेयरनेस में, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, फाइनेंस करंट अफेयर्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, मिसलेनियस जीए एंड स्टैटिक पार्ट। तो इन एरियाज की एक स्पेसिफिक वेटेज है जो हर साल बढ़ती गिरती रहती है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 25 में ये वेटेज आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल भी यही आएगी। इसीलिए जनरल अवेयरनेस अनसर्टन रहती है, और इसीलिए लोग तंग होते हैं, बिकॉज वो इसको सर्टन मान लेते हैं और फिर बोलेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, जो ज़्यादा आता है वो पढ़ेंगे। बट जैसा मैंने बताया,
कि वो तो फिक्स है ही नहीं, हमने फिक्स कर लिया है, जिसके कारण वो हमारे लिए अनसर्टन हो गया है, क्योंकि हमने ऐसी चीज को फिक्स कर लिया है जो फिक्स है ही नहीं। तो इस वेटेज को मत देखिएगा, मैं आपको इस समझाता हूं। जैसे इस साल स्कीम्स 3 से 4 नंबर की, इनफैक्ट 2 ही नंबर की आई, पहले 8 से 10 नंबर की आती थी। रिपोर्ट्स 8 से 10 नंबर की आई, पहले 12 से 15 नंबर की आती थी। आरबीआई नोटिफिकेशंस में बहुत डाउनफॉल आया, सिर्फ 7 या 8 नंबर की आई, पहले 20 नंबर तक की आरबीआई नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स पूछ लिए जाते थे। फाइनेंस करंट अफेयर्स और ईएसआई करंट अफेयर्स का वेटेज ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, 10 से 12, 10 से 12। ये पहले भी ऐसे ही आती थी, ठीक है। नॉर्मल करंट अफेयर्स जो हैं हमारे, ठीक है, जिसमें स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑबचुरीज, इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स, ये चीजें पूछी जाती थी, ये 23 से 25 नंबर के आए हैं। पहले ये 15 नंबर के आते थे, और ये बहुत साल पहले बात करें तो 35-40 नंबर की आती थी, फिर धीरे 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 कम करते करते वो 15 नंबर पर आ गई थी। हमें लग रहा था ये और कम होएगी, लेकिन इस साल इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा जंप मारा। तो बेसिकली आरबीआई नोटिफिकेशन का वेटेज कम कर दिया, और जो हमारा मिसलेनियस जे था, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑबचुरीज, इंपॉर्टेंट डेज एंड द थीम्स, उसका वेटेज बढ़ा दिया। ये बहुत बड़ा चेंज इस साल उन्होंने किया है, ठीक है। और स्टैटिक जो आपका फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो 5 से 7 नंबर के आते हैं, पहले भी 5 से 7 नंबर के आते थे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा चेंज हुआ है, और ये चेंज मैं ये बता रहा हूँ कि अब आप इसको पैटर्न मत मानिए कि अब अगले साल भी ये ज़्यादा आएगा, ये कम आएगा। यही दिक्कत करता है, क्योंकि हम चीज़ों को मान लेते हैं कि ऐसे ही होंगी, जबकि वो चेंज होने के लिए ही बनी है। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेटेज विच कैन चेंज एनी ईयर, यू हैव टू रीड एवरीथिंग दैट इज गिवन हियर। ये एरियाज को अच्छे से प्रिपेयर करना है, एज्यूमिंग कि किसी का भी वेटेज कम या ज्यादा आ सकता है, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं, हमें 3/5 रूल फॉलो करना है। एग्जाम में अगर आप देखेंगे 80% ऑफ द करंट अफेयर्स, या फिर 85% ही मैं बोलूंगा, आर फ्रॉम द परसीडिंग 5 मंथ्स, आर फ्रॉम द परसीडिंग 5 मंथ्स। तो हमें 5 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ताकि हमें मैक्सिमम वैल्यू फॉर आर एफर्ट मिल जाए। अब काफ़ी लोग बोलते हैं सर हम वर्किंग हैं, लेट शुरू कर रहे हैं, टाइम नहीं है, तो मिनिमम 3 मंथ्स के पढ़ लो। यहाँ से भी 60 to 65% पेपर आएगा, बट दिस इज नॉट एन आइडियल सिनारियो, दिस इज ओनली द लास्ट रिजॉर्ट इफ यू आर नॉट एबल टू रीड 5 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स। अब अगर हम जीए की बात करें, उनकी सोर्सेज की बात करें, तो स्कीम्स को आप पीआईबी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ गवर्नमेंटल रिपोर्ट्स पीआईबी पे आती हैं, बाकी हिंदू न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो। आरबीआई नोटिफिकेशंस आरबीआई वेबसाइट से पढ़ सकते हो। फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए लाइव मिंट पढ़ लो या बिजनेस स्टैंडर्ड, कोई एक। ईएसआई करंट अफेयर्स के लिए पीआईबी, हिंदू न्यूज़पेपर, दोनों पढ़ने पड़ेंगे। मिसलेनियस करंट अफेयर्स के लिए हिंदू न्यूज़पेपर, एंड स्टैटिक पार्ट के लिए जो आपका फेज 2 का सिलेबस है वो आपको पढ़ना है। तो ये लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो गई, नंबर ऑफ मंथ्स हो गए जो आपको पढ़ने हैं, और यहाँ पे एरियाज हो गए जो आपको पढ़ने हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप इन सोर्सेज से पढ़ते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये बेस्ट है। बट इनसे पढ़ने में दिक्कत ये आ सकती है दैट थिंग्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रीड एवरीथिंग, फिल्टर इट आउट, ठीक है। और उसके फिर नोट्स बनाना, सो थिंग्स वुड बिकम बल्कि। तो आप बेसिकली किसी इंस्टीट्यूट की कंपाइल्ड मैगजीन पढ़ सकते हो। हमारी कंपाइल्ड मैगजीन्स आर ओनली पार्ट ऑफ पेड कोर्सेज, बट आप और सर्च कर सकते हो अगर आप फ्री में कुछ सर्च कर रहे हो। तो हम 4 मैगजीन्स देते हैं। स्कीम्स टैब देते हैं स्कीम्स के लिए, रिपोर्ट्स टैब देते हैं रिपोर्ट्स के लिए, आरबीआई नोटिफिकेशंस आरबीआई न्यूज़ टैब में जाती हैं, और फाइनेंस, ईएसआई और मिसलेनियस करंट अफेयर्स करंट टैब में जाते हैं। सो एवरीथिंग इज मैप्ड टू दीज डिलीवरेबल्स, जहां से आप ये सारे करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। कंपाइल्ड मैगजीन्स पढ़ने का यही फायदा है कि आपको रिसर्च या फिल्टरेशन या नोट्स बनाने में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता है। अब मैं एक एक एरिया का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अगर हम स्कीम्स की बात करें, तो बेसिकली आपको एग्जाम में अब ऐसा तो नहीं कि सारी स्कीम्स पढ़नी है, आपको वो स्कीम्स पढ़नी है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड स्कीम्स एग्जाम में आ सकती हैं, तो क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपके सिलेबस में है। अगर आप
ईएसआई का सिलेबस देखेंगे फेज 2 का, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टॉपिक है। अगर मैं आपको बोलूं विमेन गर्ल्स पे स्कीम आ सकती हैं, तो जेंडर इश्यूज आपके सिलेबस में है। अगर मैं आपको बोलूं कि हेल्थ या एजुकेशन पे आ सकती है, ये काइंड ऑफ सोशल जस्टिस का पार्ट है। माइग्रेशन पे आ सकती है, माइग्रेशन आपका टॉपिक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे आ सकती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंस में टॉपिक है। इंडियन एग्रीकल्चर पे आ सकती है, इंडियन एग्रीकल्चर आपका टॉपिक है। तो जो भी स्कीम आएगी वो आपके टॉपिक, ऐसे टॉपिक से आएगी जो आपके फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड है। अब उस टॉपिक से कोई भी स्कीम आ सकती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ जैसे एग्जांपल्स दिए हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर से पीएम किसान आ सकती है, बट स्कीम्स तो और भी बहुत हैं, वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, बट जो सिलेबस से मैप हो। ठीक है। और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियन एग्रीकल्चर की स्कीम्स पढ़नी है, तो इंडियन एग्रीकल्चर की तो बहुत सारी स्कीम्स होंगी, शायद 100 स्कीम्स होंगी, कि आपको सारी पढ़नी है? आपको सिर्फ वो स्कीम्स पढ़नी है जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे न्यूज में हो। न्यूज में मतलब उनकी चर्चा हो रही है, एंड लास्ट 5 मंथ्स में न्यूज में हो। तो आपने पीआईबी खोलना है, पीआईबी में इन टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने हैं। उन आर्टिकल्स में देखना है कि कौन सी स्कीम न्यूज में है, और आर्टिकल सिर्फ एग्जाम से 5 महीने पहले के पढ़ने हैं फेज 1 के लिए। इस तरह से आपने इसको अप्रोच करना है। रिपोर्ट्स की बात करें तो कुछ तो बहुत बेसिक रिपोर्ट्स हैं, स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं जो आपको पढ़नी है। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई रिलीज करता है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट जो आरबीआई रिलीज करता है, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री जो आरबीआई रिलीज करता है, फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ की है। दीज आर 8 स्पेसिफिक रिपोर्ट्स जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है। देन देर आर अदर रिपोर्ट्स जो आपके फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे अगर कोई रिपोर्ट जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है तो वो एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। अगर कोई रिपोर्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, बिकॉज एनवायरनमेंट आपके सिलेबस में है। अगर कोई रिपोर्ट पॉवर्टी से रिलेटेड है तो पूछी जा सकती है, बिकॉज पॉवर्टी आपके सिलेबस में है। तो इस तरह से ये स्पेसिफिक रिपोर्ट्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में ये रिपोर्ट्स भी पढ़नी है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। और यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अब अगेन जो मेरे सिलेबस से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये तो बहुत सारी होंगी। पॉवर्टी पे ही साल में 15 रिपोर्ट आ जाती है, क्या मैं सारी पढ़ूंगा? नहीं, मुझे सिर्फ वो पढ़नी है जो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से रिलीज की जाए विच इज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिस्पेक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेचर, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, डब्ल्यूटीओ, यूनेस्को, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो बड़े बड़े नाम हैं, आईएलओ, ठीक है, आईएमएफ। और ये तो सब इंटरनेशनल बॉडीज हैं। नेशनल बॉडीज की बात करूं तो नीति आयोग, आरबीआई, सेबी। ठीक है, तो ये बड़े बड़े नाम हैं, सिर्फ इनकी रिपोर्ट्स पे फोकस करना है, ऐसे ही किसी रैंडम बॉडी की रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, बिकॉज देन इट वुड बिकम एंडलेस। नेक्स्ट इज आरबीआई नोटिफिकेशंस। ठीक है, और ये रिपोर्ट्स भी आपको 5 मंथ्स की पढ़नी है, 5 मंथ्स प्रीसीडिंग योर एग्जाम, बस वही। आरबीआई नोटिफिकेशंस जो आरबीआई रेगुलेशंस होती हैं, जो आरबीआई की वेबसाइट पे आपको मिलेंगी, ये भी आपको एग्जाम से 5 मंथ्स पहले की पढ़नी है। ठीक है, इसमें से जनरली फैक्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो आप सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस पे फोकस करना। फिर फाइनेंस करंट अफेयर्स में या तो सेबी, इरडाई, पीएफआरडीए की रेगुलेशंस हो गए। ठीक है, आरबीआई के रेगुलेशंस तो हमने यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद और भी बॉडीज हैं जैसे सेबी, इरडाई, पीएफआरडीए, इनके रेगुलेशंस को हम फाइनेंस करंट अफेयर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, और फिर आपके फाइनेंस में जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, जैसे डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई से रिलेटेड कोई चेंज हो गया पूछ लेते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में कोई इनिशिएटिव आ गया पूछ लेते हैं, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट में कोई चेंज हो गया, कोई रेगुलेशन बन गया पूछ लेते हैं। तो फेज 2 से रिलेटेड टॉपिक्स हो या फिर सेबी, इरडाई, पीएफआरडीए की कोई नई रेगुलेशंस हो, वो आपको फाइनेंस करंट अफेयर्स में पढ़ने हैं। ठीक है,
ईएसआई करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे जीडीपी प्रोजेक्शंस, रेपो रेट, इन्फ्लेशन के रीसेंट नंबर्स पूछे जा सकते हैं। या फिर अगेन आपके फेज टू के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, मॉनेटरी पॉलिसी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में ही हैं। रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन अगर आप देखेंगे ये रहा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ये रहा, मॉनेटरी पॉलिसी भी इसी का पार्ट है। अगर आप देखेंगे सिलेबस में कहीं होगा आपके मॉनेटरी पॉलिसी ये रहा। तो ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स का कोई भी करंट अफेयर्स जो आपके फेज टू के सिलेबस से रिलेटेड है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी मिसलेनियस या नॉर्मल करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पूछ सकते हैं, एमओयूज, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस पे। डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेज इन न्यूज़ पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज़ पूछ सकते हैं, किसी की अपॉइंटमेंट हुई है, रिटायरमेंट हुई है, ऑबिचुरी हुई है। मेजर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और उनके विनर्स पे पूछ सकते हैं, साइंस एंड टेक, अवार्ड एंड ऑनर्स, एनवायरनमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स, जो भी एक मिसलेनियस जी होती है। और अब एक स्टैटिक जीके भी आजकल पूछ रहे हैं। स्टैटिक जीके में बेसिकली मतलब जैसे माउंटेन्स, नेशनल पार्क्स, तो ये जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये आइडली तो एक ज्योग्राफी है, बट ये स्टैटिक जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं। पहले नहीं पूछे जाते थे, अभी 2025 में पूछे गए हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी पूछे जा सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपके फेज टू के स्टैटिक सिलेबस से पूछ लिए जाते हैं, बेसिक बेसिक, जैसे डेरिवेटिव्स के ऊपर, मनी मार्केट्स के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर। तो ये भी आपको आना चाहिए। और अगर आपका फेज टू का सिलेबस फेज वन से पहले किया हुआ है तो आप ये सारे क्वेश्चंस आराम से आंसर कर देंगे। और बैंकिंग और एसएससी एस्पिरेंट्स को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या जीए, इनको आप लाइटली मत लेना। इनका लेवल बैंकिंग में बात करें तो मेंस लेवल का होगा। काफी लोग सिर्फ प्री की तैयारी करके बैठे होते हैं। एसएससी से तो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे काफी हाई लेवल आता है, यूनिक लेवल है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर प्लीज उस लेवल को समझिए और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए। अपनी करंट प्रिपरेशन पे बैंक मत कीजिए। तो ये जीए हो गया। अभी हम फेज टू के सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ईएसआई और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा। तो सबसे पहले थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं फेज टू का। फेज टू में हमें 3 पेपर्स आते हैं। पेपर वन, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विच इज कॉल्ड ईएसआई। पेपर टू इज इंग्लिश एंड पेपर थ्री इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एफएम। तीनों पेपर 100 मार्क्स के हैं। टोटल हमारा 300 मार्क्स का फेज टू होगा। 75 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। टोटल मेरिट 375 में से बनती है। पेपर वन और पेपर थ्री यानी कि ईएसआई और एफएम 50% ऑब्जेक्टिव होंगे और 50% डिस्क्रिप्टिव होंगे। मतलब 50 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस जो डिस्क्रिप्टिव होंगे वो कीबोर्ड पर टाइप करने होंगे, पेन एंड पेपर बेस्ड नहीं होंगे। पेपर टू जो इंग्लिश है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है। उसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, एसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन। 100 मार्क्स इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये भी पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा और इसमें आपको कीबोर्ड से ही लिखना होगा। तो ये हमारा फेज टू का पैटर्न है। अब हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं एफएम से, ठीक है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी? फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एफएम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस मैनेजमेंट, देन आई विल स्टडी और आई विल डिस्कस फाइनेंस। तो मैनेजमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है भैया? मैनेजमेंट में भी कुछ पोर्शन ऑब्जेक्टिव आएगा, कुछ पोर्शन डिस्क्रिप्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो 3 चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले मैनेजमेंट का सिलेबस बहुत लिमिटेड है। यही सेट ऑफ चैप्टर्स हैं। आप मुझे बोलेंगे सर ये तो काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं। ज़्यादा कहाँ है भैया, 10-12 चैप्टर हैं, आराम से हो सकते हैं। और यहाँ पे सिलेबस लिमिटेड इसलिए भी है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स नहीं आते हैं। करंट अफेयर्स आ जाए तो इट्स अ पंडोरा ऑफ एंड अदर थिंग्स, जहाँ आप फिर गुम जाते हो। तो लिमिटेड सिलेबस है और सिलेबस बहुत जेनरिक है। टॉपिक्स लाइक मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, यू जस्ट नीड मल्टीपल रिविजन्स। एंड सिंस सिलेबस लिमिटेड है, जेनरिक है, आई वॉन्ट यू टू स्कोर मोर देन 40 और इनफैक्ट 45 आउट ऑफ 50 इन मैनेजमेंट।
तो अगर आप मुझसे पूछोगे सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ पढ़ के जाना है, 45 का हमें टारगेट रखना है। The only thing in management is that it is a theoretical subject, can be boring, can be confusing at times, so please revise it multiple times. The questions in the exam can be little tweaky. They can ask you case study based questions, so please do lot of MCQs for better understanding of concepts and better application of concepts. और मैनेजमेंट में या तो 1 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत सिंपल होते हैं, या 2 मार्कर आएंगे जो मैंने अभी बताया कि केस स्टडी बेस्ड होते हैं, पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। ठीक है। और ये आरसी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ये आरसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं होते हैं, कोई रैंडम टॉपिक पे आपको दे देंगे पैराग्राफ, और उसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर हो जाता है। उसके लिए कोई सेपरेट नॉलेज नहीं चाहिए। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता है ना कि पैराग्राफ में ही आंसर है, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं कि पैराग्राफ में से ही आंसर निकल निकल रहा होता है। तो कई बार अगर आउट ऑफ दी सिलेबस कोई टॉपिक आ जाए, पैराग्राफ आ जाए, उसको छोड़ना नहीं है ये सोच कर कि ये तो मुझे आता नहीं है, पढ़कर देखना है, क्या पता कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन हो कि पैराग्राफ में से ही आंसर निकल जाए। ठीक है। बाकी मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो क्वेश्चन सुपर इजी हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया, व्हाट इज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। अगर आपने कम्युनिकेशन चैनल्स पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। बुकिश क्वेश्चन है, स्कूल लेवल कॉलेज लेवल क्वेश्चन है। ट्रेड थ्योरीज और बिहेवियरल थ्योरीज में क्या फर्क है, अगेन अगर आपने पढ़ा होगा, देयर इज नो चांस कि आप इसको क्यों नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मैनेजमेंट के तीनों क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। एग्जाम में ना 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से 3 मैनेजमेंट के होंगे और 3 फाइनेंस के होंगे, टोटल 4 करने होते हैं। इन 4 को करने के लिए 3 तो मैनेजमेंट के ही करने हैं, इसमें से सिर्फ एक ही टारगेट करना है, क्योंकि फाइनेंस के क्वेश्चन आर बिट ट्विकी, दे आर नॉट बुकिश, लेकिन मैनेजमेंट के आसान होते हैं। तो मैनेजमेंट में आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ना है, मैं बार बार बता रहा हूं, सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से करने हैं। और काफ़ी लोग मुझे ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर क्या मैनेजमेंट का जो सिलेबस है बस वही पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द सिलेबस। बट अगर आप यहाँ पे सिलेबस देखें तो जैसे मोटिवेशन चैप्टर है, मोटिवेशन के अंडर कंटेंट थ्योरीज है। कंटेंट थ्योरी में सिलेबस में देखेंगे तो मैस्लो, एल्डरफर, मैक्लेलैंड, हर्सबर्ग, 4 थ्योरीज दे रखी हैं। और प्रोसेस थ्योरीज में एडम्स, व्रूम्स, 6 थ्योरीज टोटल उन्होंने दे रखी हैं। तो क्या अब मोटिवेशन में जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं थ्योरीज में से आएगा? अब ये देखिए, आपका क्वेश्चन आई थिंक ये 2024 में आया था। यहाँ पे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पे क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर है थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, और थ्योरी एक्स थ्योरी वाई यहाँ कहीं भी आपके मोटिवेशन के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो आपका सिलेबस है वो इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। ये स्कूल का सिलेबस नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है। उन्होंने आपको काफ़ी डिटेल में दिया है, बट स्टिल अगर मोटिवेशन वर्ड आपके सिलेबस में आ गया, इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी आपको पढ़ लेनी चाहिए, एटलीस्ट एक रीडिंग तो दे देनी चाहिए। हालांकि इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है, और रिवीजन में भी शायद इसको मल्टीपल बार रिवाइज करना चाहिए, बट बाकी थ्योरीज को 1 या 2 बार रीडिंग्स दे देनी चाहिए। मैनेजमेंट की बुक्स की बात करें तो 3 बुक्स आपको टोटल पढ़नी है। एक एल एम प्रसाद की बुक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरी भी एल एम प्रसाद की बुक है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय एल एम प्रसाद बोलते हैं। दोनों एल एम प्रसाद की किताबें आपने पढ़नी है, सिलेक्टिवली पढ़नी है, एज पर सिलेबस पढ़नी है। और बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको एल एम प्रसाद की किताब में नहीं मिलेंगे, उसके लिए आप बी एन घोष की किताब ले लेना और थोड़ा बहुत इंटरनेट से इसको ऐड ऑन कर लेना। ये 3 किताबों से आपका पूरा मैनेजमेंट फिनिश हो सकता है। तो ये मैनेजमेंट हो गया। अब फाइनेंस भी डिस्कस करना है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा एफएम है, मैंने बताया था। एफएम में मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर लिया जो कि 50 नंबर का आता है। बाकी 50 का क्या आएगा, बाकी 50 का फाइनेंस आएगा। तो फाइनेंस को कैसे पढ़ना है? तो सबसे पहले फाइनेंस आसान नहीं है, फाइनेंस में करंट अफेयर्स अच्छे खासे आते हैं। फाइनेंस इतना स्कोरिंग नहीं है जितना कि मैनेजमेंट है। तो फाइनेंस में मैं बोलूँगा 35 से 40 का टारगेट रखो आउट ऑफ 50, जबकि मैनेजमेंट में मैंने 40 टू 45 के बीच में बोला था। और फाइनेंस में न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस में न्यूमेरिकल्स पार्ट रहता है जब भी आप चैप्टर्स को पढ़ते हैं, बट एग्जाम में न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं। पिछले 4 साल में 0 न्यूमेरिकल आया है ऑलमोस्ट।
तो हमें न्यूमेरिकल्स बेसिक बेसिक कर लेने हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड हैं, बट बहुत डिटेल में, बहुत लेंदी न्यूमेरिकल्स में नहीं जाना है। अब फाइनेंस की, जैसा मैंने बोला, वेटेज अगर हम देखें पेपर में 50 नंबर का फाइनेंस आता है, उसमें से स्टैटिक और करंट का ऑलमोस्ट सेम वेटेज है। पहले स्टैटिक काफी ज्यादा आता था, करंट कम आता था। अब स्टैटिक और करंट का वेटेज ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के पेपर में। और अगर इन्हीं 50 मार्क्स को मैं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बांटूं, 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 25 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में स्टैटिक और करंट ऑलमोस्ट 50-50, और डिस्क्रिप्टिव में करंट का वेटेज थोड़ा सा हाई रहेगा एज कंपेयर टू स्टैटिक। ठीक है, तो पहले हम स्टैटिक पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का स्टैटिक पोर्शन मुझे किस तरह से पढ़ना है। फाइनेंस के जो स्टैटिक थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें आई वुड से जो चैप्टर्स आपकी लिस्ट में है ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये कोर भी है। कुछ चैप्टर्स में से शायद क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट स्टिल वो आपको आने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में तो वो डेफिनेटली काम आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट भी हैं, कोर भी हैं। इसके बिना आप नहीं कह सकते हैं कि मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाऊंगा या बन सकता हूँ। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना है। अब क्या आप बाकी चैप्टर्स छोड़ सकते हो? मैंने बहुत लिमिटेड चैप्टर्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। क्या बाकी चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो? माय आंसर इज नो। देखिए, जो ये चैप्टर्स मैंने आपको बताए, ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन से बताए। कौन सी ओरिएंटेशन से बताए? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन से बताए। अब हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव में या तो क्वेश्चन यहीं से आ जाए जो हमारी लिस्ट है, जैसे डेरिवेटिव से क्वेश्चन आया था, बट ये भी हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन आएगा वो किसी और टॉपिक से आ जाए। जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्वेश्चन आया हुआ है डिस्क्रिप्टिव में। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे सिलेबस में तो है, बट हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में यहां पर नहीं है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि मुझे सिर्फ वही चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसका आंसर है नो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में बाकी चैप्टर्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको बाकी चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, बट डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेशन से पढ़ने हैं, उनमें ज्यादा घुसना नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और ये किताबें हैं जो आप फाइनेंस के लिए पढ़ सकते हो, तीनों मैकमिलन एजुकेशन की हैं। तीनों मैकमिलन एजुकेशन की हैं, जिसमें इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, ये 3 बुक्स आपको सिलेक्टिवली पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि एंड टू एंड पढ़नी है, आपको अपने सिलेबस से मैप करके पढ़नी होंगी। ज़्यादा अच्छी नहीं है ये, इनसे ज़्यादा समझ नहीं आएगा, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई। और अब हम आते हैं करंट अफेयर्स। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में काफ़ी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो करंट अफेयर में क्या क्या पूछा जाता है? या तो आरबीआई नोटिफिकेशंस, सेबी नोटिफिकेशंस, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोई न्यूज़ हो, वहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये आरबीआई नोटिफिकेशंस, सेबी नोटिफिकेशंस, मैंने आपको फेज़ 1 में जब जीए सेक्शन समझाया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था ये पढ़ने हैं। इसको फेज़ 2 के लिए भी पढ़ना है। या फिर फाइनेंस के फेज़ 2 के टॉपिक्स हों जो सिलेबस में, उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स, डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्टॉक मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट। अगेन मैंने आपको ये फेज़ 1 के जीए में बताया था। और कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये भी सेम रिपोर्ट्स हैं जो हम फेज़ 1 जीए में डिस्कस कर चुके हैं। इन रिपोर्ट से भी आपको करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये जो आपको पढ़ने हैं, इनकी ड्यूरेशन फेज़ 1 के लिए मैंने आपको 3 या 5 महीने बोला था। 5 महीने एक अच्छा है, बट 3 महीने मैंने बोला था लास्ट रिजॉर्ट है। यहाँ पे मैं बोलूँगा 9 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लो। 6 मंथ्स लास्ट रिजॉर्ट है, अगर टाइम बिल्कुल ही नहीं है। और जो ये रिपोर्ट्स हैं, ये तो आपको जो भी इनका लेटेस्ट वर्जन होगा, चाहे एग्जाम से 10 महीने पहले रिलीज हुआ हो, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको इन रिपोर्ट्स का पढ़ना है। और डिस्क्रिप्टिव में जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके लिए 2 चीज़ें पढ़नी होंगी। एक तो एडिटोरियल्स, कौन से न्यूज़पेपर से? लाइव मिंट से या इकोनॉमिक टाइम्स से।
और काफ़ी बार क्वेश्चन रिपोर्ट्स में से भी आ जाते हैं, सेम रिपोर्ट्स हैं जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाई थी। तो इन रिपोर्ट्स को आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी पढ़ना है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के एंगल से भी पढ़ना है, दोनों ओरिएंटेशन से इन रिपोर्ट्स को पढ़ना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे ये एक इकोनॉमिक टाइम्स में एडिटोरियल था, ग्रोथ वर्सेस इन्वेस्टिंग। तो इसी में से क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है। फिर मैंने आपको बताया कि आपको ये सारी रिपोर्ट्स पढ़नी है, तो यूनियन बजट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में लास्ट ईयर के 5 की डिजिटल इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट। तो ये जो आपकी रिपोर्ट है यूनियन बजट, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि फाइनेंस हमें कैसा पढ़ना है। ये थोड़ा कंटेंट रिपीट हो गया है, हम इसको जंप कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ईएसआई की स्ट्रैटेजी। ईएसआई सबसे पहले एक करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जो एग्जाम में आता है। स्टैटिक इसमें बहुत कम आएगा, करंट अफेयर्स ज़्यादा आएंगे। ये थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत वास्ट हैं। तो एफएम में अगर मैं टोटल टारगेट बोलूं आपका, मैनेजमेंट में मैंने 40 से 45 बोला था, फाइनेंस में मैंने बोला था 35 टू 40। तो इसमें आपका टोटल टारगेट 75 टू 85 रहना चाहिए एफएम में। बट ईएसआई में क्योंकि पेपर मुश्किल है, ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं, तो 60 टू 65 आउट ऑफ 100 इज़ अ गुड स्कोर। तो जैसा मैंने बोला, यहाँ पे स्टैटिक पार्ट का वेटेज कम है, करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स उनका अच्छा नहीं है, तो आपके लिए ब्लेसिंग है क्योंकि स्टैटिक में से कोई कोर क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन जिसमें नंबर बेस्ड डेटा बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ईएसआई में इकोनॉमिक्स एक पार्ट है और सोशल इश्यूज, ऐसा ही मीन सोशल इश्यूज दूसरा पार्ट है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो फर्स्ट 3 यूनिट्स इकोनॉमिक्स के हैं और लास्ट यूनिट आपका सोशल इश्यूज पे है। ठीक है, तो जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले हैं, सबसे पहले तो वो ये समझें कि पेपर में सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, सोशल इश्यूज भी आएगा जो बहुत जेनरिक सब्जेक्ट है। और इकोनॉमिक्स अगर आती भी है, जो भी आती है, उनमें करंट ज़्यादा आता है, स्टैटिक कम आता है। तो आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में कुछ इतना डेप्थ में इकोनॉमिक्स नहीं टेस्ट की जाती है। तो ईएसआई के जो 100 मार्क्स हैं, उसको अगर मैं करंट और स्टैटिक में डिवाइड करूं तो स्टैटिक 25 मार्क्स, करंट 75 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में डिवाइड करूं तो 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव के 50 मार्क्स को फर्दर स्टैटिक और करंट में डिवाइड करूं तो स्टैटिक का वेटेज 5 मार्क्स से ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। ऑब्जेक्टिव में स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहे हैं, सारे करंट अफेयर्स ही पूछ रहे हैं 50 के 50। डिस्क्रिप्टिव में कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आएंगे बट करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैटिक पार्ट मुझे कैसे कवर करना है। और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टैटिक पार्ट तो ऑलमोस्ट जीरो नंबर का आ रहा है, छोड़ देते, नहीं, यहाँ जीरो आ रहा है बट डिस्क्रिप्टिव में तो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो स्टैटिक पार्ट हमें पढ़ना है। और मैं ये भी बता दूं कि स्टैटिक पार्ट पढ़े बिना आप करंट अफेयर्स भी नहीं समझ पाएंगे। सो इवन टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स स्टैटिक पार्ट इज रिक्वायर्ड। स्टैटिक पार्ट का क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, आई वुड जस्ट आस्क यू टू डू लिमिटेड चैप्टर्स जिसमें आप इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ये 7 से 8 चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको बेसिक इकोनॉमिक्स, कोर इकोनॉमिक्स समझ आ जाएगी ताकि आप करंट अफेयर्स भी कर पाएं। अब क्या इसके अलावा बाकी चैप्टर्स नहीं करने हैं, तो आई वुड आंसर इट इन द सेम वे। जो मैंने ये चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन से बनाई है। डिस्क्रिप्टिव में हो सकता है कि क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स में से आ जाए, जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी से आया था, दैट इज इन माई इंपॉर्टेंट चैप्टर लिस्ट। एक क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आया था, दैट इज इन माई लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, बट इसके बाहर भी आ सकते हैं, जैसे कि रूरल इंडिया नीड्स टू गिव प्रायोरिटी टू विमेन लेड डेवलपमेंट, तो जेंडर इश्यूज हमारे सिलेबस का पार्ट है बट इस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वहां से आ गया। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट कैन आई लीव ऑल अदर चैप्टर्स, द आंसर इज नो। बट अपार्ट फ्रॉम दीज चैप्टर्स द अदर चैप्टर्स आर नॉट dynamic or they are not that logical. They are theoretical chapter which you can read for once, understand them so that you can answer any descriptive question from that chapter.
ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिक पार्ट का डिस्कशन हो गया। अब करंट अफेयर्स 45 क्या 50 मार्क्स तक के ही आ रहे हैं अब तो। इनमें क्या पूछा जाता है? सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स। कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है? सेम लॉजिक जो मैंने आपको फेज वन में बताया था। कितने महीने की पढ़नी है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, रिपोर्ट्स, सेम लॉजिक। कौन कौन सी रिपोर्ट्स पढ़नी है? सेम लॉजिक जो मैंने आपको फेज वन जीए में बताया था। कितने महीने की पढ़नी है मैं आपको आगे बता दूंगा। ईएसआई करंट अफेयर्स कौन से पढ़ने हैं? सेम लॉजिक जो मैंने आपको फेज वन जीए में बताया था। अब वहां पे मैंने आपको सारे करंट अफेयर्स 3 to 5 मंथ्स के लिए करने के लिए बोले थे, मतलब 5 मंथ्स इज आइडियल एंड 3 मंथ्स इज द लास्ट रिजॉर्ट। बट अगर मैं फेज टू की बात करूं तो 9 मंथ्स इज समथिंग दैट वुड बी आइडियल एंड 6 मंथ्स इज द लास्ट रिजॉर्ट अगर आपके पास टाइम नहीं है। और रिपोर्ट्स के केस में आई वुड प्लीज आस्क यू टू गो फॉर इवन 12 मंथ्स ऑफ रिपोर्ट्स, क्योंकि रिपोर्ट्स काफी बार पुरानी भी पूछ ली जाती हैं। सो 12 मंथ्स वुड बी हाईली सेफ। ठीक है, और स्कीम्स आपको वही पीआईबी से पढ़नी है जो न्यूज़ में होंगी, जो मैंने आपको फेज वन में बताया था। रिपोर्ट्स आपको वही पढ़नी है जो इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेचर जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, इनसे रिलीज की जाएंगी। ठीक है, सेम लॉजिक है, मैं आपको फेज वन में सारा समझा चुका हूं। अब डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं? तो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में जैसा मैंने फाइनेंस में बताया था, या तो क्वेश्चन एडिटोरियल से आया था, उसके लिए आप दी हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़िए, या फिर रिपोर्ट्स रिलेटेड हो सकता है। रिपोर्ट्स वही रिपोर्ट्स जो हमने फेज वन में डिस्कस की थी जीए सेक्शन की डिस्कशन में, सेम रिपोर्ट्स में से आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है फेज टू में। बिल्कुल सेम लॉजिक। ये जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पे। अब एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया, आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ये रिलीज किसने की थी? आईएलओ ने। आईएलओ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ स्टेचर, तो हमें ये पढ़नी थी। और ये एग्जाम से 6 से 7 महीने पहले रिलीज हुई थी, तो हमारा टाइमलाइन का भी जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे मैच होता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे यहाँ आपकी लिस्ट में डाल रखा है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूदन आउट हो जाएंगी। बट ये सिर्फ डायरेक्शन है, अभी इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो मेहनत बहुत लगेगी। ईएसआई में अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो इकोनॉमिक्स के लिए एक रमेश सिंह की किताब आती है, वो पढ़ सकते हो। और सोशल प्रॉब्लम्स के लिए राम आहूजा की किताब आती है, वो पढ़ सकते हो। बट ये दोनों किताबें आपको बहुत लिमिटेड पढ़नी है। जैसा मैंने बताया स्टैटिक का कम वेटेज है, इसको सिर्फ बेसिक्स बनाने के लिए पढ़ना है ताकि करंट अफेयर्स आपको समझ आ जाए। और करंट अफेयर्स के लिए जो सोर्सेज हैं वो सेम ही है जो मैं आपको फेज वन में बताया था। गवर्नमेंट स्कीम्स आप पीआईबी से कर सकते हो। ईएसआई करंट अफेयर्स कुछ पीआईबी से होंगे और कुछ हिंदू से होंगे। रिपोर्ट्स जो रिस्पेक्टिव रिपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट वगैरह, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हिंदू, पीआईबी और रिस्पेक्टिव रिपोर्ट्स ये आपके सोर्सेज रहेंगे। तो हमने ईएसआई भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बहुत ही अंडररेटेड सब्जेक्ट है, 100 नंबर का आता है, बट लोग इसको शायद 20 से 30 घंटे ही देते हैं। एफएम भी 100 नंबर का आएगा मैडम, एफएम को 200 घंटे पढ़ेंगे। इंग्लिश भी 100 नंबर का आएगा, बट हम इसको 20 से 30 नंबर पढ़ेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम राइटिंग तो कर ही लेंगे। एक रॉन्ग थॉट है, एक बहुत ही मैं बोलूँगा अनप्लैंड थॉट है, अनप्लैंड स्ट्रैटेजी अगर आप ऐसा सोचते हो। इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से करना है, इंग्लिश को भी टाइम देना है, इंग्लिश में नंबर कम नहीं आने चाहिए। इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें 40 का ऐसे आएगा, 30 की प्रेसी और 30 का कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी रैंडम किसी भी टॉपिक पे आ सकते हैं, स्पोर्ट्स पे, साइकोलॉजी पे, वॉर पे। तो यू जस्ट बी अ गुड रीडर, आप प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे। ऐसे आपको एक लिखना होता है लेकिन 5 टॉपिक्स आते हैं। पांचों टॉपिक्स जनरली अलग अलग एरिया से आते हैं। जैसे एक टॉपिक इकोनॉमी, फाइनेंस या मैनेजमेंट के किसी टॉपिक से रिलेटेड होगा जो आपके सिलेबस में है या उनसे रिलेटेड है। एक टॉपिक जनरली टेक्नोलॉजी या इंटरनेट से रिलेटेड होगा।
एक टॉपिक जनरली अब्स्ट्रैक्ट रहता है, एक टॉपिक थोड़ा सा सोशल इश्यूज से रिलेटेड होगा, और एक टॉपिक आपका थोड़ा सा एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। मैं आपको इसको 2024 के जो एसेस थे उनका एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे एक ऐसे क्लाइमेट चेंज पे आया था, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज पे आया था, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड, वेदर एट 20 और 80, एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग। ये बेसिकली आपका अब्स्ट्रैक्ट या थॉटफुल टॉपिक है। फिर एक ये आया था, डिस्कस व्हाट वुड बी द सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ होस्टिंग ओलंपिक्स इन इंडिया। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एनवायरमेंट एंड सोशल इश्यूज। तो इस तरह से अगर आप इन एरियाज में से मल्टीपल टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे, जैसे इन टेक्नोलॉजी पे क्या आ सकता है, साइबर सिक्योरिटी, एआई इन बैंकिंग, आई मीन फ्रॉड्स इन बैंकिंग, तो इस तरह से आप और टॉपिक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आई एम श्योर एक आधा टॉपिक आपका उसी में से सटक जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में देखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पढ़ना ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल्स पढ़िए, उन एडिटोरियल्स को अपनी लैंग्वेज में लिखिए। कहाँ पे? नोटपैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं, बिकॉज इट विल डू ऑटो करेक्शंस एंड यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड योर मिस्टेक्स। और नोटपैड में लिखने के बाद उसको कॉपी कीजिए और ग्रामरली वेबसाइट पे जाकर सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपके एरर इंप्रूव हो जाएंगे। ग्रामरली वेबसाइट आपको आपके एरर्स दिखा देगी, पंक्चुएशन एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, तो वो आपको कॉन्शियसली देखना, इंप्रूव करना है। हर रोज़ लिखेंगे तो टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होगी। एडिटोरियल्स का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, इनको पढ़कर आप भी अच्छे स्ट्रक्चर में लिखना सीख जाएंगे। और एडिटोरियल्स पढ़कर आपको बहुत सारे नए पॉइंट्स पता लगेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके डेटा पॉइंट्स बढ़ेंगे, तो एक कंटेंट भी आपको एनरिच्ड मिल जाएगा, जो इंग्लिश में ही नहीं बल्कि एफएम और ईएसआई के पेपर में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो लास्ट में वी विल डिस्कस अबाउट अ पॉसिबल टाइम टेबल। तो स्ट्रैटेजी तो पता लग गई है, अब इसको किस टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करना है, क्या एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये 15 नवंबर से आप शुरू कर सकते हैं। अभी टाइम आगे आ गया है थोड़ा, बट आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इन्हीं टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग। तो मैंने इस टाइम टेबल को डिफरेंट ब्लॉक्स में बांटा है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5। In every block we are just targeting two subjects, one from phase 1, one from phase 2। जैसे ब्लॉक 1 में हम मैनेजमेंट और रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, साथ में मैनेजमेंट की आंसर राइटिंग भी करेंगे, विच इज़ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इटसेल्फ। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि लोग आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। और एडिटोरियल रीडिंग आपको कॉन्टिन्यूसली डे 1 से शुरू करनी है, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था। फिर B2 ब्लॉक आपका 10 वीक्स का है, इसमें हम फाइनेंस फेज 2 का, क्वांट फेज 1 का करेंगे, साथ में एडिटोरियल रीडिंग करेंगे, और टाइम मिला तो ब्लॉक 1 का मैनेजमेंट भी रिवाइज करेंगे। ब्लॉक 3 में हम ESI और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश करेंगे, ठीक है, और एडिटोरियल रीडिंग करेंगे और फाइनेंस को रिवाइज करेंगे। फिर 1 अप्रैल के ऑनवर्ड्स नोटिफिकेशन का टाइम करीब आ जाएगा, वी विल स्टार्ट ऑन द करंट अफेयर्स। तो बेसिकली 31 मार्च तक मेरा स्टैटिक पोर्शन सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं करंट अफेयर्स शुरू करूंगा अप्रैल से। QRE जो मैं कर चुका हूं उसको रिवाइज करूंगा, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दूंगा, और आंसर राइटिंग और एडिटोरियल रीडिंग चालू रखूंगा। और एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद मुझे 7 to 8 वीक्स मिलेंगे, जिसमें मुझे QRE और करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज करना है, फेज 1 के मॉक टेस्ट देने हैं, और जो अपकमिंग करंट अफेयर्स होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन टिल माई एग्जाम, वो मुझे पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा एक टाइम टेबल है। आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट वही मैंने बोला था, अगर ये इंटेंट होगा तो आप यहाँ से पार कर जाएंगे। यहाँ से आप हिम्मत जुटा के चीज़ों को जब चैलेंज की तौर पे लेंगे, तो चीज़ें आगे आगे खुलती जाएंगी, क्लैरिटी आती जाएगी, और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है ना, तो आप कोई भी चैलेंज देख सकते हो, कर सकते हो। तो ये मैंने आपको पूरा रोड मैप बता दिया है। अब इस रोड मैप में दो चीज़ें हैं, या तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड वे, काफ़ी लोग सेल्फ प्रिपरेशन से भी निकल जाते हैं, या आप कोई पेड कोर्स ले सकते हो जहाँ पे आपको हैंड होल्डिंग मिल जाए, सब कुछ बना बनाया मिल जाए, आपको सिर्फ पढ़ना हो। तो चॉइस आपकी है। लेकिन अगर आप कोई पेड कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको एडुटैप के कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा।
तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे कोर्सेज के अंदर, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, तो यहाँ पे आपको हमारा गोल्ड और सिल्वर कोर्स मिलेगा। ये गोल्ड कोर्स है विच इज़ कंबाइंड कोर्स फॉर फेज 1 2 एंड इंटरव्यू, कंप्लीट प्रिपरेशन होगी इसमें। सिल्वर कोर्स में सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू मिलेगा। फेज 1 का जो जीए है वो आपको फेज 2 प्लस इंटरव्यू यानी कि सिल्वर कोर्स में भी मिल जाएगा, बिकॉज द जीए सेक्शन ओवरलैप्स। लेकिन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएं, प्रैक्टिस हो जाए, आपकी मॉक टेस्ट मिल जाए, तो ये टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं, आप इसको भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई टेक योर लीव। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।